स्टार ग्लोबल एकेडमी अजीतगढ़ रोड देवराला की ओर से हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की जा रही हैं। साथ में ही 10th क्लास तक के ऑनलाइन क्लास लेने वाले सभी छात्री छात्राओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ कोरोना महामारी से स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हंसते रहो आप हजारों में इस तरह से जैसे हंसते हैं फूल बहारों में। रोशन हो जाओ आप इस तरह से जैसे होते हैं चांद सितारों में। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपन हिंदी व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है? किसी भी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले मजबूत पत्थरों और नींव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के माध्यम से हिंदी विषय को मजबूत बनाया जो गया है उसके विषय में अपन सीखेंगे। व्याकरण भाषा जो है परस्पर परस्पर विचार विनिमय का माध्यम है जो एक दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, वो ही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर 1 लिखित और दूसरा होता है मौखिक। अपन विचारों को लिखित आदान प्रदान भी कर सकते हैं और मौखिक भी कर सकते हैं। तो विचार विनिमय की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आदान प्रदान है, एक व्यक्ति के जो मनोभाव है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वही भाषा कहलाती है। अब भाषा के माध्यम से, भाषा एक वह मनुष्य का शरीर है जिसमें भिन्न भिन्न कंपार्ट पाए जाते हैं। जैसे व्याकरण है, लिखित और मौखिक, लिखने की प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है व्याकरण। लिखने, पढ़ने, सीखने व समझने। समझने का, सीखने व समझने का
वही व्याकरण कहलाती है। भाषा या ध्वनि को लिखने, पढ़ने, सीखने, समझने का जो ज्ञान कराया जाए वही व्याकरण कहलाती है। अब व्याकरण के माध्यम से हिंदी का जो लिखित है वो मजबूत जो है बनाना है। इसमें जो टॉपिक चलेगा अपना वर्ण, ये भाषा के ही भिन्न भिन्न रूपांतरण हैं। सबसे पहले वर्ण, इसी के माध्यम से जैसे ध्वनि है जिसको अपन कह सकते हैं साउंड, स्वर, ये जो लेटर वर्ण है, ध्वनि, साउंड और स्वर है, वोवल, ये सब एक भाषा के रूपांतरण हैं या इनके भिन्न भिन्न रूप हैं, या जैसे भाषा रूपी जो शरीर है उसके कंपार्ट हैं। ध्वनि है, स्वर है, लेटर जैसे वर्ण है। अब अपन सबसे पहले इस वर्ण के विषय में जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे वर्ण क्या है। सबसे पहले आपसे यह जाना जाए, ये पूछा जाए कि वर्ण क्या है। हिंदी में जो वर्ण है, देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं। सबसे पहले अपन वर्ण की परिभाषा के विषय में जानेंगे। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा से अवगत होना जरूरी है। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अपने आप में जो कै, ये जो कै है अपने आप में वो वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने पाए जाते हैं, आपसे ये जाना जाए कुल वर्ण कितने पाए जाते हैं। तो टोटल वर्ण अपन मानते हैं 11 अपन अपने आप में स्वर की संख्या मानते हैं। इसी के साथ में अपन 33 व्यंजन मानते हैं और इसी के साथ में अपन 3 जो अपने आप में संयुक्ताक्षर मानते हैं। वैसे मूल वर्ण अपन लेंगे, मूल वर्ण 44 पाए जाते हैं। मूल वर्ण 44 है जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसी के साथ में अपन जो दो इनमें से
में दो कर लेते हैं उत्सित व्यंजन, जिनको अपन ताड़न जात ध्वनि भी कह सकते हैं, जैसे ढ और ढ। ये अपने आप में मूल जो अपने व्यंजन होते हैं उनसे हटकर है। मूल जैसे अपने कके हैरा में सीधा अपने को ड और ढ देखने को मिलेगा। इनके नीचे आप लोगों को कोई डॉट नहीं मिलेगा। यदि इनके नीचे डॉट लगा हुआ मिले तो अपने आप में ये उत्सित व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरह से दो ये इन्होंने माना है अयोग बाह्य ध्वनि। जिसको अपन कह सकते हैं अंग और अह, अंग और अह। इस तरह से ये टोटल 48 होते हैं। तो मूल वर्ण 48 से माने जाते हैं। टोटल जैसे वर्ण की संख्या 48 मानेंगे अपन। 11 जिसमें स्वर 33, व्यंजन 44, इसी के साथ में दो अपन मानेंगे उत्सित व्यंजन और दो मानेंगे अयोग बाह्य ध्वनि। ये 48 जो वर्ण हुए। तो हिंदी में वर्णों की संख्या, जहां आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 48। और यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे किया जाए कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको करना होगा 52। केवल आपसे ये जाना जाए कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, तो 11। हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं, 33। टोटल दोनों ये 44। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न किया जाए कि वर्ण कितने हैं, हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो 48। किस तरह से 44 प्लस 2 में करेंगे अपन उत्सित व्यंजन, उत्सित व्यंजन, और 2 कर देंगे अपन अयोग बाह्य ध्वनि। इस तरह से 48। देवनागरी लिपि में टोटल 52। 52 में समझिएगा, देवनागरी लिपि में टोटल जो 52 वर्ण पाए जाते हैं उनका अपन अध्ययन विस्तार से नीचे करेंगे। सबसे पहले अपन इतना कि स्वर 11, 33 वर्ण, 44 प्लस में 2 उत्सित व्यंजन और 2 अयोग बाह्य ध्वनि। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी विषय में, तो 48। व्यंजन के विषय में जाना जाए तो 33, स्वर के बारे में जाना जाए तो 11। अब अपना टॉपिक चलता है कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के 2 भेद पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले अपन स्वर के परिभाषा के विषय में जानेंगे। स्वर की परिभाषा है जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, अन्य किसी ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता है, ऐसी ध्वनियां अपने आप में स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। लिख लीजिएगा, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक तथा अन्य किसी ध्वनि का
वे स्वर कहलाते हैं। फिर से सीखिएगा। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है तथा अन्य किसी ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता है, वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं या वे स्वर कहलाते हैं। अब जैसे सीखिएगा, अपने आप में जैसे ए है, आ है, ई है, ई है, इन ध्वनियों का आप उच्चारण करके देखें तो अपने आप में ए का उच्चारण अपन करेंगे श्रीमुख से तो केवल ए ध्वनि आपके मुख से निकलेगी। इसके पीछे कोई अन्य ध्वनि का सहारा आपको नहीं मिलेगा। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, अन्य किसी ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता है, तो वो अपने आप में स्वर कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में कुल स्वर 11 पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पाए जाते हैं वो आगे अपन सीखेंगे। हिंदी में कुल स्वर 11 पाए जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये टोटल जो है 11 है और इनको अपन हिंदी में स्वर कहेंगे। आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अब स्वर जो है 11 हैं, अपन इनके विषय में विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहले स्वर के भेद। स्वर के भेद, आज अपन स्वर के भेदों से परिचित होंगे। जिह्वा के आधार पर वैसे मुख्य रूप से स्वर के 5 भेद होते हैं आपके हिसाब से। हाँ, स्वर के प्रमुख 5 भेद पाए जाते हैं। नंबर 1 है जिह्वा के आधार पर। स्वर के प्रकार। नंबर 2 ओष्ठ के आधार पर। आधार पर स्वर के प्रकार। नंबर 3 मुख के आधार पर। स्वर के प्रकार। नंबर 4 उच्चारण स्थान के आधार
नंबर 5, समय के आधार पर ये प्रकार। तो मुख्य रूप से स्वर के 5 भेद पाए जाते हैं। नंबर 1, जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। नंबर 2, ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार। नंबर 3, मुख के आधार पर स्वर के प्रकार। नंबर 4, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार। और नंबर 5 है समय के आधार पर स्वर के प्रकार। जहाँ कहीं भी आप अपने लाइफ में कंपटीशन के एग्जाम देने बैठेंगे तो ये व्याकरण की जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में वही बनी रहती हैं। इनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे स्वर हिंदी में 11 हैं तो 11 ही मिलेंगे। वैसे ही आप लोग उनसे ट्यूशन किया जाएगा कि जैसे जिह्वा के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है तो वो सीखेंगे आप लोग। नंबर 1 पहला है, जिह्वा के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अग्रभाग, पश्च भाग या मध्य भाग और पश्च भाग। जिह्वा के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ओष्ठ के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। इसी तरह से मुख के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जो अपने 11 स्वर हैं उनको मुख के आधार पर 4 प्रकार से अपन बांटेंगे। नंबर 1 है संवृत स्वर, नंबर 2 पे होगा अर्धसंवृत स्वर, नंबर 3 पे होगा अर्धविवृत स्वर, नंबर 4 पर होगा विवृत स्वर। इसी तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को 2 प्रकार से बांटा जाता है, अनुनासिक और मेघनुनासिक। इसी तरह से समय के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। यहाँ देंगे अपन 5वां जो था समय के आधार पर उनको 3 प्रकार से लेंगे। समय के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 लेंगे अपन ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। दिखने में बहुत टेढ़ा लगता है लेकिन मजबूत पत्थरों से ही मजबूत पत्थरों से अपन किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो कंगूरा बहुत ही शानदार बनता है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपने जो व्याकरण है वो मजबूत होनी चाहिए। यदि व्याकरण अपने मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं है। स्वर के भेद आपको 5 बताए, उसमें से जिह्वा, जिह्वा का मतलब होता है अपने जीभ। जीभ से अपने जो 11 हैं स्वर वो कौन कौन से अग्रभाग से उच्चारित होते हैं, मध्य से कौन से होते हैं, पश्च से कौन से। तो इसमें फर्स्ट और जो थर्ड है उसका बहुत ही एक प्रैक्टिकल रूप में अपन सीखेंगे, बहुत इजी तरीके से। जैसे अपन यहाँ लेते हैं जगह, ऐसे अपन 4 लाइन खींचेंगे, खींच सकते हैं, ऐसे बनाएंगे डायग्राम।
यूं खींचेंगे। समझना है, रटाफिकेशन नहीं करना है। इस तरह से अपन बनाए। ये एक तरह से अपन इसको यूं ले सकते हैं, ये अपने जिह्वा माने, ये जिह्वा का पश्च हिस्सा है पीछे का, ये जिह्वा का आगे का हिस्सा है, ये मध्य का है। तो अपन ऐसे बनाएंगे अग्रभाग, ये बीच का जो है मध्य भाग, और ये पश्च भाग हो गया। इसी तरह से अपन लेंगे इधर, इस तरह से इधर चलेंगे अपन, तो ये होगा संवृत स्वर, ये होगा अर्ध संवृत, ये होगा अर्ध विवृत, और एट लास्ट ये जो है विवृत स्वर होगा। इस डायग्राम को अपन सीखते ही समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला जिह्वा के आधार पर 11 स्वरों में से कौन कौन से अग्र मध्य पश्च से बोले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो थर्ड वाला है मुख के आधार पर स्वर जो 11 कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोले जाते हैं। तो अपने 11 जो स्वर थे, और आप कुछ समय के लिए अपन री को छोड़ देंगे, बाकी जो शेष 10 हैं उनको अपन इस डायग्राम में निश्चित स्थान पर बैठाएंगे। नंबर 1 पे लेंगे अपन ए यहाँ पे, नंबर 2 पे लेंगे अपन आ यहाँ पे, फिर लेंगे ई और ई, फिर लेंगे ऊ और बड़ा ऊ, फिर लेंगे अपन ए और आई, और फिर लेंगे ओ और आउ। इस तरह से अपने दोनों जो जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार और मुख के आधार पर स्वर के प्रकार बिल्कुल क्लियर हुए कि जिह्वा के अग्रभाग से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। तो आपके सामने है डायग्राम में जो अपन ने सीखा है, बनाया है। सबसे पहले जिह्वा के अग्रभाग से जैसे ई, बड़ा ई, ए और आई, ठीक उसी प्रकार से जिह्वा के मध्य भाग से ओनली ए स्वर उच्चारित होता है, ओनली वन ए। इसी प्रकार जिह्वा के पश्च भाग से ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आउ और आ। ये हुआ अपना जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। पहला टॉपिक अपना जिह्वा के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जिह्वा के अग्रभाग से ई, ए, आई, मध्य भाग से ओनली ए, और पश्च भाग से ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आउ और आ। ये जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। हाथ कंगन को फारसी क्या आप स्वयं बोल के उच्चारण करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगला जो अपना था थर्ड को पहले लेंगे अपन। मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार से अपन डिवाइड करे हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। तो अपन लेंगे सबसे पहले संवृत स्वर। संवृत स्वर की श्रेणी में आएगा ई, बड़ा ई, इसी के साथ में ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत की श्रेणी में ए, ओ, ओनली ए और ओ, जिनको अपन अर्ध संवृत स्वर कह सकते हैं। ठीक अर्धविवृत में अपन लेंगे आई, अर्धविवृत में लेंगे आई, ए और आउ। ये तीनों हो जाएंगे अर्धविवृत।
लास्ट में जो अपना बचा है विवृत स्वर ओनली आ, ओनली आ। कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है विवृत स्वर कौन सा पाया जाता है, विवृत स्वर कौन सा है, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है। तो जैसे आप लोगों के सामने अपन ने ये बनाया है 100% भविष्य में आपकी ये सारणी है वो काम आएगी। बस मालूम ये रखना है, याद रखना है, समझना है, रटाफिकेशन नहीं करना है कि सबसे पहले ए को यहाँ बिठाया अपन, आ को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, ऊ को यहाँ पे, ए और ऐ को इस तरह से और ओ और औ को री को छोड़ देंगे। इस तरह से 10 शब्दों को अपन ने इस तरह से सामंजस्य में बिठाया और संवृत स्वर में ई ऊ अर्ध संवृत में ए और ओ होगा। जैसे पिछले एग्जाम सेकंड ग्रेड में 2012 में ये क्वेश्चन उठाया था कि निम्न में से अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं, तो ए और ओ। निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, आ, ओनली 1% आ। जैसे जिह्वा के आधार पर मध्य भाग से ओनली ए आया था, ठीक उसी तरह से। अगला बिंदु अपना है ओष्ठ के आधार पर, ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ, इसको अपन मिटा देते हैं। अब अपना बिंदु रहा ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार, दो बताए थे, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार में इसे कहेंगे जिन ध्वनियों का अपन उच्चारण करेंगे तो जिन शब्दों का अपन उच्चारण करेंगे तो अपने होठों की जो आकृति है वो अपने आप में गोल हो, वो कहलाएंगे वृत्ताकार। जैसे आप लोग उच्चारण करके देखिएगा, उ और बड़ा उ और ओ और आ, इनका अपन उच्चारण करेंगे तो अपने होठों की आकृति एकदम से गोल बनेगी, तो अपन उसको कह देंगे वृत्ताकार। ये अपने आप में वृत्ताकार स्वर है। अवर्ताकार स्वर में शेष जो स्वर बचेंगे जैसे वो अवर्ताकार में आएंगे। ये जो शेष बचे हैं, शेष स्वर हैं वो अवर्ताकार की श्रेणी में आएंगे। इनका अपन उच्चारण करके देखेंगे तो अपने होठों की आकृति एकदम से गोल नहीं बन पाएगी, तो इनको अपन अवर्ताकार की श्रेणी में लेंगे। ये क्लियर हुआ अपना। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दो प्रकार से पाए जाते हैं, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक। अनुनासिक वो कहलाते हैं जैसे अपन लेते हैं सिरो रेखा के ऊपर एक बिंदु मिलती है अपने को, जिसको अपन कहते हैं अनुस्वार। ये डॉट मिलता है, अनुस्वार है। जैसे इसका अपन ऐसे जो वर्ड आते हैं हिंदी में, ऐसे जो शब्द आते हैं जिनके ऊपर जैसे इस तरह से जो डॉट लगा होता है जिसको अपन अनुस्वार लेते हैं, अर्थात इनका अपन उच्चारण करेंगे तो सीधे अपने प्राण वायु का ज्यादा नाक से निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल लेके अपन देखेंगे, जैसे अंगूर है, आप इस शब्द का उच्चारण करेंगे, ए के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है तो अंगूर ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु आपके नाक से निकलेगी, तो अपन इनको अनुस्वार की श्रेणी में लेंगे। ठीक। अनुनासिक, अनुनासिक जैसे हैं, जैसे हो गया ए है, अब इनके ऊपर ऐसे लेना होगा, जो यानी कि ज्यादा जो प्राण वायु है यानी एक तरह से नाक से न निकलकर नाक और मुख दोनों से निकले। जैसे आपके अपन लेंगे ऐसे चंद्र बिंदु और ई के लेंगे अपन ऐसे, इसके ऊपर योग कर देते हैं और ऊ के ऊपर ऐसे, तो इस तरह से चंद्र बिंदु का जैसे लेते हैं यूं, तो इसका उच्चारण करेंगे तो प्राण वायु अपने नाक और मुख से दोनों से निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप चांद का उच्चारण करके देखिएगा, जैसे चांद, तो मुख से और नाक से दोनों से निकलेगी, तो ये चंद्र बिंदी है, इसका प्रयोग इस तरह से होता है। अनुस्वार केवल अपने प्राण वायु नाक से निकलती है। जैसे अंगूर है, कंचन है, तो
से ज्यादा उसके ऊपर नाक से निकलेगी। और निम्ननासिक का मतलब हो गया नाक से नहीं निकलते जैसे मुख से, तो इसका होगा नाक से निकले। जैसे निम्ननासिक नाक से ज्यादा निकले, जैसे आप लोग सीधा लेंगे ये पाएंगे, सीधा जो कह रहा है वो इसकी श्रेणी में आ जाएगा। जैसे स्वर आते हैं मूल, वो निम्ननासिक हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ से मुख और नाक से, केवल इससे नाक से ही प्राणवायु निकले, वो कहलाएगा निम्ननासिक। अगला अपना लास्ट 5 जो बिंदु था, समय के आधार पर स्वर के प्रकार। समय के आधार पर जो स्वर के प्रकार थे वो 3 प्रकार से हैं। जैसे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है बहुत कम नगण्य टाइम लगे। दीर्घ का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगे, इससे ज्यादा लगे। और एक होता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर यानी इन दोनों से अधिक टाइम लगे। तो ह्रस्व स्वर में मूल रूप से हिंदी में जो स्वर हैं ह्रस्व स्वर हैं, जैसे ए है, ई, उ और रे, ये मुख्य रूप से स्वरी 4 ही हैं। तो स्वर में मुख्य रूप से ये 4 हैं। इनका आप उच्चारण करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। जैसे ए, ई, उ और रे। आप जैसे इसी का उच्चारण में लेंगे, जैसे आ का उच्चारण करके देखो आप लोग, तो अधिक समय लगेगा। जैसे आ, ई, प्राण वायु आपको अधिक लगानी पड़ेगी, इसलिए ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। ठीक लुप्त जो स्वर हैं ऐसे स्वर हैं जो बहुत कम दिन मिलेंगे, आपको काम में लेते हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे स्वर। और दीर्घ और ह्रस्व स्वर से अधिक जिसमें टाइम लगता है, लंबे समय लगे, जिसमें वो लुप्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लोग उच्चारण करके देखेंगे, जैसे ये है संस्कृत में जो ओणम बोलते हैं, अपन हिंदी में जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, तो लंबे समय तक अपन ओम का उच्चारण करते रहे, तो वो लुप्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ में आज का अपना जो टॉपिक हुआ स्वर। कल अपन व्यंजन के विषय में जानेंगे।